Am I audible to you? Hello, am I audible to you? Okay, everything is fine. Then let's move to the topic of today. इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे टैकल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक में हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने चाहेंगे तो हिस्ट्री इतना वास्ट वास्ट है कि आपका दिमाग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। हिस्ट्री जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो उतनी बार कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप थोड़े एक साल के लिए अगर छोड़ दिया या 6 मंथ के लिए नहीं पढ़ा तो आप भूल सकते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जितनी बार हो सके उतनी बार इसको रिवाइज रहिए और पढ़ते रहिए। मैं इस वीडियो में अभी आपको मेजर टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में वो उसका ब्रॉडर पिक्चर देने वाला है, दूसरा कुछ नहीं। हम इसके बाद हम सॉरी इसके बाद से हम एक-एक टॉपिक को ब्रॉडरली डिस्कस करेंगे। और मेरा मटेरियल कौन-सा रहेगा? मेरा मटेरियल जो मैंने खुद से बनाया है और उसके लिए मैंने रेफरेंस बुक का यूज़ किया है, वो है पूनम दलाल डाहिया मैग्रोय। वो आप भी खरीद सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा मटेरियल जो मैंने एक्सेल शीट बनाई है उसको पढ़ रहे हैं, तो मेरे मैं तो आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। So then have a picture of what topics are more important in history and its more broader picture, broader view. Yes, up to Mauryan. Mauryan period है वो अराउंड 300 BC के अराउंड स्टार्ट हुआ था। उससे पहले क्या था? उससे पहले था ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक पीरियड, फिर आया लेटर वैदिक पीरियड और फिर आया एज ऑफ महाजनपदास। ऋग्वेदिक पीरियड अराउंड कहाँ से कहाँ तक था? 1500 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक हम लोग बोलते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड था। और लेटर वैदिक पीरियड की अराउंड क्या थी? वो 1000 बीसी से लेके 500 बीसी तक लेटर वैदिक पीरियड माना जाता है। और महाजन एज ऑफ महाजनपदा उसकी एज वो कौन से स्पान में थे? तो वो थे अराउंड 500 बीसी टू 300 बीसी। अभी ऋग्वेदिक पीरियड थी तो उसमें उसमें जो मेजर प्रोमिनेंट पोजीशन थी वो क्या थी? जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहते थे। सेनानी जो सेना का अध्यक्ष होता था उसको सेनानी कहते थे। वज्रप्रति छोटी सी सेना होती थी गांव में, उसका अध्यक्ष होता था उसको वज्रपति कहते थे। और पुरोहित पुरोहित के बारे में आप सब जानते हैं, जो विधि और ये सब करता था उसको पुरोहित करते थे। एक पोजीशन और एड हो गई, वो क्या था? संग्रहिता। संग्रहिता क्या था? अब संग्रहिता टैक्स जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसकी रक्षा करने वाले को संग्रहिता कहते थे। फिर फिर महाजनपदा में कौन-कौन सी पोजीशन इंपॉर्टेंट थी? महामात्र और अमात्य। ये क्या होती है? ये बड़े-बड़े मिनिस्टर होते थे। उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती थी। एग्जीक्यूटिव मीन्स कि वो कोई आर्मी को लीड कर रहे होते थे या जज होते थे या फिर एग्जीक्यूटिव होते थे। कामिकास कामिकास जो कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करने वाले होते होते वो कामिकास होते थे। शुल्काध्यक्ष जो दूसरे शुल्क कलेक्ट करने वाले होते थे वो शुल्काध्यक्ष अध्यक्ष होते थे। बाली बाली कक्ष जो मिलिट्री का लीडर होता था वो बाली साध्यक्ष होता था। वैसे ही ये हो गई कौन कौन सी अथॉरिटी जो इम्पोर्टेंट होती थी अलग अलग पीरियड के हिसाब से। अब बोलते कौन कौन सी असेंबली होती थी। जैसे कि असेंबली अभी विधानसभा होती है अपने चुने हुए पॉलिटिशियन के बीच में, वैसे ही उस टाइम सभी लोग मिलते थे और उस, उसको असेंबली असेंबली के तौर पर लिया जाता था। तो उसमें कौन कौन सी असेंबली होती थी? तो सभा होती थी। ऋग्वेदिक पीरियड में सभा होती थी, समिति होती थी, विधाता होती थी और गाना होती थी। सभा मीन्स जो इलाइट क्लास है वो सब मिलते थे, उनको सभा बोलते हैं।
समिति में सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था। उस समिति में वुमन जो स्त्रियां थी उन लोगों को भी अलाउड करते थे। फिर आई सभा और समिति, विधाता और गाना लुप्त हो गई। सभा और समिति में क्या होता था? फिर बाद में वुमन की पोजीशन डिटरेट होने लगी और लेटर वैदिक एज में ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को समिति में या सभा में भाग लेने से रोका जाता था, भाग लेने को मना किया जाता था या रोका जाता था। फिर आया महाजनपदा में परिषद, सभा और समिति चले गए कंप्लीटली। परिषद क्या होती थी कि राजाओं के द्वारा द्वारा चुने गए थोड़े थोड़े से मिनिस्टर होते थे और उनके पास से राजा एडवाइस लेता था और उन सबकी जो असेंबली मिलती थी उसको बोलते थे परिषद। फिर आर्मी का नेचर क्या था? ऋग्वेदिक पीरियड में परमानेंट आर्मी थी ही नहीं, वैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में भी परमानेंट आर्मी नहीं थी, पर टैक्स कंपलसरी हो गया था। और महाजनपद में क्या थी? टैक्स भी कंपलसरी था और परमानेंट आर्मी भी थी। हमने बोला कि आर्मी के अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो ऋग्वेदिक पीरियड में आर्मी थी नहीं, पर आर्मी को जो लीड करते थे उनको बोला जाता था सेनानी। और छोटे छोटे गांव में जो आर्मी होती थी उनका जो लीडर होता था, मुखिया होता था, उसको बोला जाता था वज्रापति। वैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में भी वही हुआ। जो सेनानी और वज्रापति की पोस्ट थी वो कंटिन्यू हो रही। फिर महाजनपदा में उसको बोला जाता था मिलिट्री लीडर को बालिशाह अध्यक्ष। फिर आर्मी का नेचर हमने समझ लिया। फिर ये जो है निगमा, निगमा मीन्स जो मर्चेंट लोग रहते थे, मर्चेंट लोगों का टाउन था, उसको बोला जाता था निगमा। नगर मीन्स अभी जो टाउन होता है अपने सिटी होती है उसको बोलते हैं नगर। महानगर मीन्स जैसे मेट्रो सिटी होती है अहमदाबाद मुंबई, उस टाइम पे बड़े बड़े नगर थे कहीं, उसको बोला जाता था महानगर। और राजधानी मीन्स कैपिटल। जैसे जैसे मौर्यन की राजधानी कौन सी थी? आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में। फिर ये दूसरे दूसरे फिर ये नालाकार, वद्दा की, लोनागार, अरामिका, वो सब गाँव के प्रकार हैं। इस हिसाब से उस गाँव में कौन सा प्रोफेशन सबसे ज्यादा होता था। जैसे कि कारपेंटर, कारपेंटर जब से ज्यादा रहते थे तो उस गाँव को बोला जाता था वड्ढा की विलेज। और अगर बॉर्डर विलेज है मतलब गाँव बॉर्डर पे बसा है तो उसको बोला जाता है अरामिका विलेज। आगे बढ़ते हैं। अभी हाँ, इकोनॉमी होती थी तो इकोनॉमी में मेजरली कौन इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय कौन सी होती थी? या एग्रीकल्चर हो गई, या घास चराने वाले हो गए, या फिर अपने अपन लोग है अगर अहमदाबाद में रहते हैं तो उसमें क्या होता है बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर होता है। तो उस टाइम पे भी अगर गांव में रहते हैं तो लोग सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी के साथ एंगेज रहते हैं? एग्रीकल्चर। वैसे ही ऋग्वेदिक पीरियड में लोग पेस्टोरल थे, विच मीन्स वो गाय बकरियों को चराते थे और उनसे ही अपनी अपनी घर और सांसारिक जीवन चलाते थे। वैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर लोग सेटल हुए और एग्रीकल्चर की ओर मुड़ने लगे तो इकोनॉमी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हो गई। फिर फिर जो महाजनपदा है उसमें भी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड, एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेडिंग भी चलने लगी। अभी याजिनास, याजिनास मीन्स जो हम लोग सेक्रीफाइस करते, जो हम लोग हवन करते हैं, हवन को बोला जाता है याजनास। तो ऋग्वेदिक पीरियड में हवन का महत्व बहुत ज्यादा था तो उसमें जो सेक्रीफाइस का कल्चर कम था। वो दिन प्रतिदिन राजा का डोमिनेंस बढ़ता गया। राजा अपनी पावर को लोगों के बीच जमाने के लिए अश्वमेधा, राजा सुया जैसा जैसा सेक्रीफाइस परफॉर्म करने लगा। तो सेक्रीफाइस का कल्चर ऋग्वेदिक में कम था पर लेटर वैदिक में ज्यादा हो गया। और जनपदास में भी सेम सेक्रीफाइस का कल्चर ज्यादा हो गया। फिर आता है आइडियलिटी, विच मीन्स मूर्ति पूजा। ऋग्वेदिक पीरियड में हम लोग जनरली वायुदेव, अग्निदेव, उन लोगों को पूजते थे, उन लोगों को वर्शिप करते थे। उसकी टाइम के साथ साथ आइडियलिटी बढ़ते आ गया और लेटर वैदिक पीरियड में मूर्ति पूजा होने लगी। और शिवा है, उन सबका मूर्ति पूजा स्टार्ट होने लगी। और महाजनपदा में क्या हुआ? तीन चीज बहुत अच्छी हुई। वो क्या हुई? एक कि लोहे के
लोहे का उपयोग बढ़ने लगा। उसके उसका उपयोग बढ़ने लगा तो लोहे के वजह से जो फॉरेस्ट है उसको इजीली क्लीन कर सकते थे लोग एग्रीकल्चर लैंड के लिए। दूसरा, उस लोहे का उपयोग हम लोग जमीन खेड़ने के लिए कर सकते थे। तो एग्रीकल्चर एक्सपांड हुआ। फिर पेडी ट्रांसप्लांटेशन पूरी टेक्निक भी लोगों ने सीख ली। तो उससे क्या हुआ था, राइस कल्टीवेशन और बढ़ा। जो पहले व्हीट और बेरली जव, जो दोनों दोनों चीजें ऋग्वेदिक पीरियड में डोमिनेट करते थे लोगों के खाने में, वो अभी टाइम के साथ साथ राइस ने स्थान ले लिया। ये तीसरी चीज क्या हुई इम्पोर्टेंट, कि राइटिंग, लोगों ने लिखना सीखा तो कम्युनिकेशन और आसान हुआ। दूसरे लोगों के साथ ट्रेड करना और आसान हुआ। फिर सोसाइटी का नेचर क्या था, ऋग्वेदिक पीरियड में क्लैन बेस्ड सोसाइटी थी, विच मीन्स अभी जो है ट्राइबल सोसाइटी का नेचर, गोंड गोंड जाति है जैसे, वो लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं। वो लोग एक दूसरे को अपने भाई बहन मानते हैं, वो लोग एक साथ खड़े रहते हैं। तो उसी सोसाइटी का नेचर ऋग्वेदिक पीरियड में था। फिर महाजनपदास में टाइम के साथ क्या हुआ, कास्ट बेस हो गया। फिर स्लेव स्लेव तो पहले से थे। ऋग्वेदिक पीरियड में स्लेव का यूज लोग डोमेस्टिक काम के लिए करते थे, विच मीन्स घर का घरेलू काम के लिए करते थे। फिर समय के साथ साथ जो स्लेव थे वो एग्रीकल्चर में आ गए, और महाजन प्रदेश में फोर्स लेबर लेने लगे स्लेव से। उसको भी टैक्स गिना जाता है। जैसे कि पेंटिंग करवाना है, कोई स्लेव है वो पेंटिंग कर देगा, उसका प्रोफेशन होगा वो। फिर ट्राइब लॉ, मतलब लॉ कोडिफाइड थे, अनकोडिफाइड थे। लॉ कैसे थे, रेट्रीब्यूटिव थे, या तो ऋग्वेदिक पीरियड में लोग कैसे थे, ट्राइबल लोग थे। ट्राइबल लोगों का जो अपनी मंडली बैठती थी वही लोग इम्प्लीमेंट करवाते थे लोग। महाजन प्रदेश में वर्णा बेस्ड लॉ हो गया। अगर सेम ऑफेंस किया है दो लोगों ने, एक ही कास्ट ज्यादा है, मतलब एक ही कास्ट अपर कास्ट में आता है और एक इंसान लोअर कास्ट में आता है, तो अपर इंसान वाले के लिए जो पनिशमेंट थी वो कम थी। लोअर लोअर वर्णा में जो लोग आते हैं उनके। और अगर आँख आँख किसी ने ली है तो आँख के बदले आँख, इसको बोलता था रेट्रिब्यूटिव जस्टिस सिस्टम। और दूसरा आता है रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, हम लोग आँख के बदले आँख नहीं लेते हैं लोगों की। अभी जो इंडिया में है उसको बोला जाता है रिफॉर्मेटिव जस्टिस। उसमें हम लोग जो आदमी ने ऑफेंस किया है उसको रिफॉर्म होने के लिए जो पनिशमेंट चाहिए वो देते हैं, नहीं कि उसने जो पनिशमेंट की है उस हिसाब से हम पनिशमेंट देते हैं। हाथ किसी ने काट दिया दूसरे इंसान का तो हम हाथ नहीं काट देंगे उसका। पर जो महाजनपदा में सिस्टम थी उसमें वही था, अगर हाथ काटा है तो हाथ के बदले हाथ काट देंगे, उसको बोला जाता है रेट्रिब्यूटिव जस्टिस सिस्टम। फिर नेचर कैसा था सोसाइटी का, तो सोसाइटी का नेचर था पैट्रियार्कल लिबरल। पर सोसाइटी लिबरल थी, इसका मतलब क्या, स्त्रियों को जो सम्मिति थी उसमें पार्टिसिपेशन करने की परमिशन थी। वो समय के हिसाब से लेटर वैदिक पीरियड में स्त्रियों को स्त्रियों स्त्रियों को जो असेंबली थी, सभा या समिति, उसमें बैठने की भी इजाजत नहीं थी। एजुकेशन स्त्रियों को दिया जाता था ऋग्वेदिक टाइम पे। सावित्री का नाम सुना होगा आपने, वो ऋग्वेदिक समय से एक ग्रेटर थिंकर थी। फिर लेटर वैदिक पीरियड में वो समय के साथ साथ एजुकेशन और असेंबली में पार्टिसिपेशन को रेस्ट्रिक्शन लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इसलिए जो पहले सोसाइटी का नेचर था पेट्रियार्कल लिबरल, वो समय के साथ पेट्रियार्कल ऑर्थोडॉक्स हो गया, और वही महाजनपदा में भी फॉलो हुआ। फिर खाना मैंने पहले ही बोल दिया कि व्हीट और बेली थी, वो डोमिनेट थी क्रॉप में, एग्रीकल्चर में, तो वो लोगों के खाने में भी ज़्यादा थी। वो समय के साथ साथ मेडिकल ट्रांसप्लांटेशन लोगों ने सीखा, एग्रीकल्चर एक्सपांड हुआ, उस हिसाब से लोगों का डोमिनेंट फूड राइस होता गया। फिर जो नेचर था रहने का, ढंग का रहने का और जनरल नेचर था सोसाइटी का, वो कैसा था, रूरल था, अर्बन था।
तो रूरल थे, ऋग्वैदिक पीरियड में लोग रूरल थे, छोटे-छोटे गाँव में रहते थे, बड़े-बड़े टाउन बहुत कम हुआ हुआ करते थे। वो समय के साथ-साथ बदला और जो महाजनपदा में थे, वो बड़े-बड़े अर्बन एरियाज़ इमर्ज हुए। फिर ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है कि आज हम लोग खुद होते हैं, उसमें क्या होता है हमारी एक सरनेम होती है, वो सरनेम मेरी सरनेम है जैसे कि महेंद्र, मैं किस में बिलोंग बिलोंग करता हूँ? पटेल, पटेल पटेल क्या है? पटेल मेरी कास्ट है। पटेल कास्ट किस में आती है? हिंदू में। हिंदू कहाँ से आते हैं? वो सब उस हिसाब से जो हायरार्की बन की है, उस हिसाब से उस टाइम पे भी हायरार्की थी और वो हायरार्की का ऐसे थी कि पहले छोटा-सा सबसे छोटा-सा जो होता था हायरार्की में, वो था गृह, फिर कुल, फिर ग्राम, फिर 2-3 गाँवों को जोड़ के एक क्लैन बनता था। फिर क्लैन को जोड़ के एक जना बनता था। जना को जोड़ के राष्ट्र बनता था और राष्ट्र को बोल जोड़ के महाजनपद आता था। फिर समय के साथ-साथ ये 16 महाजनपद थे। हमको अंगुतारा निकाय नाम का एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसके बेसिस पे पता है कि 16 मेजर महाजनपद थे। तो उस 16 महाजनपद नॉर्थ ईस्ट में क्या था, उसका कंसोलिडेशन नहीं हुआ और नॉर्थ वेस्ट में सॉरी नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ, इन ये लोग अंदर अंदर फाइट, ये लोग बीच में फाइट करते रहे और टूटते रहे, डिसइंटीग्रेट होते रहे और यूनिटी नहीं थी। तो नॉर्थ वेस्ट वेस्ट से कई फॉरेनर जैसे कि साइरस दयारू जर्जर्स ने इन्वेड किया इंडिया को और गांधार और कम्बुज को जीत लिया। और नॉर्थ ईस्ट में क्या पोजीशन थी कि कोसला है, वैशाली है और मगध है। इन तीनों के बीच में जो ये डोमिनेंट वहाँ जनपद थे, इन तीनों तीनों के बीच में जो राइवलरी चली, उसके बाद मगध है, वो सुपर डोमिनेंट बन गया, विच मीन्स कि मगध ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की और कई टाइम पर राज किया। ओके, थैंक यू। तो अप टू मौर्यन हमने ये पढ़ा है। मौर्यस के बारे में हम लोग जानेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप अपना रिव्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और अगर आपको एक्सेल की शीट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपनी मेरे को मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए अपनी मेल आईडी। थैंक यू फॉर वाचिंग मी और मेरे साथ जुड़ने के बदल आपको आपका खूब खूब धन्यवाद और बने रहिए मेरे साथ अगर आपको एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री और भी स्ट्रॉन्ग करनी है तो। थैंक यू।